नमस्ते दोस्तों। आज हिंदी साहित्य में सुनिए पंजाबी के सशक्त रचनाकार हरप्रीत सेखा की कहानी तू ही कुछ बोल। कहानी का हिंदी अनुवाद पंजाबी तड़के का जायका देता है। प्रस्तुत है उनकी लिखी कनाडा में रहने वाले एक पंजाबी परिवार की कहानी। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। सब जगह एक ही खबर की चर्चा थी। उस खबर को अपने अंदर मथता तरसेम जब घर पहुंचा तो हमेशा की तरह टीवी के सामने बैठी उसकी 8-10 साल की बेटी गुरनीत और 4-5 वर्षीय पुत्र सुमित ने एक साथ कहा, सासरी कॉल डैडी। सासरी काल का जवाब दिए बगैर गुरनीत की ओर क्रोध से देखते हुए तरसेम ने कहा, स्कूल से आते ही टीवी के सामने बैठ जाया करो और छोटे भाई को सिखा दे उल्टी आदतें। फिर वो बच्चों के साथ सोफे पर बैठी अपनी माँ और चाय बनाने के लिए स्टोव के पास खड़ी अपनी पत्नी मनदीप की तरफ बारी बारी से देखकर बोला, तुम भी ना हटाया करो इन्हें। तरसेम की माँ ने साखियों वाली किताब पर से ध्यान हटाकर तरसेम की ओर देखा और फिर अपना ध्यान किताब की तरफ कर लिया। मनदीप ने तरसेम की गुस्से में भरी नज़र को देखकर अपना ध्यान उबाले खा रही चाय की तरफ कर लिया। अपनी लंच किट को किचन काउंटर पर पटक कर तरसेम वॉशरूम में घुसकर टॉयलेट सीट पर बैठ गया। यदि उसका मूड ऐसा न होता तो वो काम से लौटकर बच्चों के संग बैठी अपनी माँ के पैरों को हाथ लगाता, गुरनीत के सिर पर हाथ रखने के बाद सुमीत को अपने साथ कसते हुए मनदीप की ओर देखता। करीब 6 महीने पहले तरसेम ने एक रेडियो प्रोग्राम में सुना था कि बच्चों को उपदेश देने की अपेक्षा उन्हें रोल मॉडल बनकर दिखाओ तो बच्चों पर ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। तब से तरसेम अपनी माँ को चरण स्पर्श करने लगा था। कुछ दिनों बाद उसने गुरनीत से कहा था, देखो मैं जब बाहर से आता हूँ अपनी माँ के पैर छूता हूँ, तू भी जब हम बाहर से आएँ तो सत श्री अकाल कहा कर। फिर गुरनीत की देखा देखी सुमित भी ऐसा कहने लगा था। टॉयलेट सीट पर बैठे तरसेम को लगा जैसे बच्चों ने टीवी की आवाज़ ऊंची कर दी हो। फिर उसको लगा मानो वे शोर मचा रहे हों। उसका मन हुआ कि उठकर दोनों को एक एक जड़ दे। उसने दांत पीसे और ऊंची आवाज़ में कहा, आऊँ बाहर? कैसे शोर मचा रखा है? कहाँ शोर मचा रहे हैं डैडी? गुरनीत की जोर की आवाज़ आई। देख तो कैसे बोलती है, बताऊं बड़ों के साथ कैसे बातें करते हैं? तरसेम कड़कती आवाज़ में बोला, कोई शोर नहीं मचा रहे बेटा, आपस में खेल रहे हैं। अगर कहता है तो बाहर ले जाती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है तुझे कभी कभी। माँ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। माँ बिगाड़ेगी इन्हें सोचकर उसको अपनी माँ पर गुस्सा आया, पर वो कुछ बोला नहीं। कहती है पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। वो बोलती नहीं दिखाई देती, कैसे मुझे जवाब देती है। पता नहीं साला क्या होगा, अभी से आंखें दिखाती है, बड़ी होकर पता नहीं क्या रंग दिखाएगी। उसको लगा जैसे गुरनीत एकदम बड़ी हो गई हो। उसके अंदर एक टीस उठी। फिर तरसेम को लगा मानो गुरनीत किसी गोरे लड़के के हाथ पे हाथ डाले कहीं जा रही हो और वो लोगों से नज़रें बचा रहा हो। ये सोचकर तरसेम डर से कांप उठा। तरसेम के अंदर से एक आह निकली। उसने सोचा यदि पता होता तो पहले ही टेस्ट वेस्ट करवा लेते। अब जब तक बड़ी होकर ब्याही नहीं जाती सूली पर टंगे रहेंगे। ये सोचते हुए तरसेम की निगाह अचानक सामने लगे शीशे से जा टकराई। शीशे पर गुस्सा निकालते हुए उसने गंदी गाली निकाली, भैंड का, और उसने अपनी नज़रें शीशे पर से हटा ली। उसको मनदीप पर खींच आई। सहेलियों के साथ बतियाने बैठ जाती है सामने, यह नहीं देखती कि लड़की बड़ी हो रही है। ये शीशा तरसेम ने खुद ही टांगा था। एक दिन जब बेडरूम में बैठी मनदीप अपनी भौहें संवार रही थी तो तरसेम खींच कर बोला था, ये सब कुछ सिखाएगी तू बच्ची को, दरवाज़ा तो बंद कर लिया कर ऐसा करने से पहले। सॉरी मैं डोर बंद करना भूल गई, प्लीज़ लॉक करके जाना बाहर निकलते समय, मनदीप बोली। तरसेम बड़बड़ाता दरवाज़ा बंद करके कमरे में से बाहर निकल गया। अगले दिन उसने टॉयलेट के सामने शीशा टांग कर नरम आवाज़ में मनदीप से कहा था, गुरनीत अब बड़ी हो रही है, हमें ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने टॉयलेट के सामने शीशा टांग दिया है, टॉयलेट बैठने के बहाने बना लिया कर अपनी आईब्रो। ये बात हालांकि तरसीम ने धीरे स्वर में मनदीप से कही थी, पर एक तरफ बैठी उसकी माँ के कानों तक पहुँच गई थी। उसने वहीं बैठे बैठे कहा, फूंक फूंक कर पैर रखना पड़ेगा भाई,
बच्चे तो तुम्हें जैसे करता देखेंगे वैसा ही करेंगे। अब पुराने ज़माने तो है नहीं जब लड़कियां सिर पर चुन्नी उतरने नहीं देती थीं। अब तो शर्म हया वाला आवा ही बिगड़ा पड़ा है। माँ की ऐसी बातें तरसेम को और ज़्यादा फिक्रमंद कर देती। उस दिन तो वो कुछ ज़्यादा ही फिक्रमंद हो गया था जिस दिन उसकी माँ ने गुरनीत को टोकते हुए कहा था, लड़की अब तू बच्ची नहीं रही, पैंट पहनाकर लड़कियां टांगे नंगी नहीं रखा करती। आई डोंट वॉन्ट टू, इट्स सो हॉट आउट देयर। कंधे उचकाकर गुरनीत बैकयार्ड वाली सीढ़ियाँ उतर गई थी। बोलती तो देख कैसे है, मेरी कभी आंख में डालें नहीं चुभती थी, अभी ये हाल है, बड़ी होकर पता नहीं क्या चांद दिखाएगी। तरसेम की माँ और भी बहुत कुछ बोलती रही थी, पर तरसेम के दिमाग में तो बड़ी होकर पता नहीं क्या चांद दिखाएगी ही अटक गया था। उसी शाम ग्रॉसरी लेकर लौटी मनदीप बोली थी, पता नहीं क्या होगा, बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा है। तरसेम ने आश्चर्य से मनदीप की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो कि तुझे स्टोर में घूमती को कहाँ से सपना आ गया कि मैं भी पता नहीं क्या होगा को लेकर फिक्रमंद हूँ। मनदीप बोली, जो अपने सामने बस स्टॉप है ना, वहाँ बैठे हैं होंठ से होंठ जोड़े, मुश्किल से 12-13 साल के होंगे। लड़की तो अपने लोगों की ही लगती है। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है, लड़के ने लड़की के ब्लाउज़ में हाथ डाला हुआ था। मेरा तो पूरा शरीर ही कांपने लगा। बच्चे जो कुछ देखेंगे वही करेंगे। सुनकर तरसेम और अधिक चिंतित हो उठा। पता नहीं क्या होगा, सोचते हुए तरसेम टॉयलेट की सीट पर जा बैठा। जब किसी समस्या को मथना होता है वो ऐसा ही किया करता है। उसके दिमाग में आया कि यदि ये मालूम होता कि लड़कियां पालनी इतनी कठिन होती हैं तो पहले गर्भ टेस्ट करवा लेते। पर अगले दिन जब गुरनीत स्कूल से अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आई थी तो सभी विषयों में एक्सीलेंट देखकर तरसेम को अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई थी और वो आईने के साथ आंख नहीं मिला सका था। अब भी तरसेम के दिमाग में गर्भ टेस्ट वाली बात आने पर वो आईने से आंख नहीं मिला पा रहा था और उसने आईने को एक गंदी गाली भेड़ का निकाल कर आंखें घुमा ली थी। आदमी क्या करे कि उसे ऐसा न दिन देखना पड़े, तरसेम ने सोचा, लेकिन उसके अपने अंदर के सवाल का जवाब न मिला। उसको पहले की अपेक्षा बच्चों की धीमी आवाज़ और तेज आती महसूस हुई। उसे तलखी महसूस हुई। तरसेम ने सोचा कि ठंडे पानी का शावर चला दे। शावर की आवाज़ बाहरी आवाज़ों को रोक लेती और वो अपने अंदरूनी शोर में उलझ जाता। पर तरसेम को पानी के मीटर का तुरंत ख्याल आ गया, वैण के नई जगह की साली 100 दूसरी मुसीबतें। उसे अपना पुराना मकान याद हो आया जहाँ पानी का साल भर का फ्लैट रेट था और ऐसे अवसरों पर ठंडे पानी का शावर चला लिया करता था। पुरानी आदतों को छोड़ने में मेहनत तो करनी पड़ती है, दुख भी होता है पहले पहल, पर जब छूट जाती हैं तो सुख भी मिलता है। जीत मामा की कही बात तरसेम के दिमाग में कौंधी, किंतु अगले ही पल उसने सोचा, मामा को बातें बनानी आती हैं, दोनों बेटियां डॉक्टर क्या बन गईं, ये लोगों को अकल देने लगा है। तरसेम को जीत मामा आज दिन में भी याद आया था जब तरसेम काम पर खड़ा था। तरसेम को जीत मामा अपने घर के फैमिली रूम में सोफे पर बैठा वैसे ही दिखाई दिया था जैसे वो करीब 2 वर्ष पहले दिखाई दिया था, तब जब कनाडा में नए आए को अपनी बुआ के बेटी दामाद यानी तरसेम के माँ बाप को मिलने वैंकूवर आया था। खुद तो जीत करीब 30 सालों से मस्काटून में रहता था जहाँ वो एक स्कूल में गणित पढ़ाता था। बातचीत करते हुए उसने कहा था, बहन हम तो अब जिम्मेदारियों से फ्री हो गए, बच्चियाँ दोनों डॉक्टर बन गईं, दोनों के विवाह हो गए। अच्छा, ये तो भाई बहुत अच्छा हुआ कि दोनों लड़कियों को डॉक्टर बना दिया। बनाना ही था, तू आप कौन सा कम पढ़ा लिखा था? लड़कियों के फिर कहाँ किए रिश्ते? तरसेम की माँ ने पूछा। हमने कहाँ करने थे रिश्ते, हम तो हाँ करने वालों में थे। उनकी अपनी लाइफ है, जहाँ उन्होंने कहा विवाह करवाने को हमने हाँ कर दी। दामाद भी दोनों डॉक्टर ही हैं, यूनिवर्सिटी में दोनों के साथ पढ़ते थे। वैसे होंगे तो अपने ही लोगों में से? तरसेम की माँ ने हैरानी सी प्रकट करते हुए पूछा। जीत हंसा, फिर बोला, सारी दुनिया ही अपनी है, पर मुझे पता है बहन तू क्या पूछना चाहती है। ना तो वे जट हैं और ना ही सिख। तरसेम ने अपने मामा के चेहरे की तरफ देखा। मामा के चेहरे की आभा देखकर तरसेम को आश्चर्य सा हुआ। जीत ने बात पूरी की, बड़ा दामाद अंग्रेज़ है और छोटा चीनी। अरे तुझे कोई उज्र नहीं हुआ?
तरसेम की माँ ने हैरानी के साथ आंखें सिकोड़ी। मुझे क्या प्रॉब्लम होनी थी? लड़के दोनों नाइस हैं, अपनी बेटियां भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारा फ़र्ज़ था उनको पढ़ाना लिखाना, बाकी उनकी लाइफ है। जीत ने कहा, तू तो भाई बिल्कुल गोरों जैसा बन गया, तकलीफ़ तो होती ही है, लोग क्या कहते होंगे? तरसेम की माँ ने कहा। जीत फिर हंसा। नहीं बहन, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। असल में लोग दूसरों की परवाह नहीं किया करते, बल्कि आदमी के अंदर ही कोई कॉम्प्लेक्स होता है जिसके असर तले वो लोगों की परवाह किया करता है। अगर आदमी के अंदर कोई गांठ ना हो तो किसी की परवाह नहीं किया करता। हम पंजाबियों ने अपनी इज्जत को लड़कियों के साथ जोड़ा हुआ है। देखो, गोरे कभी परवाह नहीं करते कि उनकी बेटी बहन किसके साथ उठती बैठती हैं। उनके लिए इज्जत का प्रश्न नहीं होता। हमारे बच्चों की किसी के संग छोटी मोटी बात हो जाए तो बाप दादा का 4 लोगों में खड़ा होना दूभर कर देते हैं लोग। ये कोई बढ़िया बातें नहीं हम लोगों की। समय के साथ हमें बदलना चाहिए। ये जो हमारे अंदर गांठें बंधी हुई हैं ना, इन्हें खोलना पड़ेगा। टॉयलेट सीट पर बैठे तरसेम को अपने मामा की कही गांठ वाली बात ये याद हो आई। उसने सोचा, यूँ मामा की बात तो ठीक लगती है, पर बहन के पता नहीं लोग कब छोड़ेंगे ऐसा सोचना। तूने छोड़ दिया ऐसा सोचना? तरसेम को लगा जैसे आईने के अंदर से उसके प्रतिबिंब ने पूछा हो। उसे कोई बात ना सूझी। फिर उसने सोचा, ऐसे कैसे गांठें ख़त्म हो जाती हैं? उसने अपना ध्यान आईने पर से हटा लिया। यह सवाल तरसेम के दिमाग में जीत मामा की बात सुनकर तब भी उपजा था, जब उसने मामा से पूछा नहीं था, बल्कि उसने कहा था, मामा जी, ये बड़ा कठिन काम है। हमारे यहाँ पिछले दिनों अपने एक जट्ट की लड़की ने नाइयों के लड़के से विवाह करवाया है। लोग विवाह तो उसे कहते ही नहीं थे, कहते नाइयों के लड़के के साथ भाग गई। ऐसे लोगों की बातों के पीछे अपने बच्चों की ज़िंदगी खराब करना कहाँ की समझदारी है? जीत मामा ने कहा, ऐसी बातें तो वही लोग किया करते हैं जो अपनी बेटियां अपनी जात बिरादरी में ब्याह चुके होते हैं या जिनके बेटियां होती ही नहीं। तरसेम के बापू ने गहरी आवाज़ में कहा, जैसे वो कहीं बहुत दूर से बोल रहा हो। काम पर खड़े तरसेम को बापू की कही ये बात याद आते ही उसके दिमाग में गांव वाला तेज़ा नंबरदार घूम गया था। उसका ख्याल आते ही तरसेम के अंदर एक खींच सी उठी। उसका मुंह कड़वा कड़वा हो गया। साला नंबरदारी का, बड़बड़ा कर उसने थूक अंदर निकला। तेज़ा नंबरदार उसको दांत निपोड़ता दिखाई दिया, मानो कह रहा हो, अब भी राजी हुए ही हो दीवार का आधा देने को, अगर पहले मान जाते। तरसेम ने अपना सिर झटका, पर नंबरदार उसके दिमाग में से नहीं निकल रहा था। उसकी कही बात तरसेम के अंदर ठाएं ठाएं कर रही थी। बहुत साल पहले, जब अभी तरसेम 13-14 वर्ष का था, तेजे नंबरदार के साथ तरसेम के बापू का बाहर वाले घर की चारदीवारी को लेकर झगड़ा होते होते टला था। तेजा नंबरदार घर की चारदीवारी करने के लिए साझी दीवार करनी चाहता था, पर तरसेम का बापू पशुओं वाले कोठे की चारदीवारी करने को फालतू का खर्च ही समझता था। तरसेम के बापू का इनकार सुनकर नंबरदार के बिचौलिए के हाथ संदेशा आया था। उसने कहा था, कोई बात नहीं, नहीं मानते हो तो न मानो चारदीवारी को। जब उसकी लड़कियां बाहर वाले घर में आया करेंगी तो मैं अपने लड़कों को कह दिया करूँगा कि उनकी तरफ मुंह करके मुँह तो। ये सुनते ही तरसेम का बापू एक कोने पर पड़ी गंडासी को उठाकर बढ़ाई था, पर तरसेम की माँ और बिचौलिए ने उसको पकड़ लिया था। फिर मूर्खों के साथ पंगा लेने में घाटा ही घाटा है कहकर उसे ठंडा किया था। पर वो बात जब भी तरसेम को याद आती तो उसके अंदर हलचल मचा देती। दिमाग में होती इस हलचल के साथ साथ तरसेम हाथों के साथ मशीन को फीड देता रहा। कहीं हो गई उस साले के पोती पोती तो भेड़ के सामने नंगा होकर नाचूं। सोचते हुए तरसेम ने मशीन में से तैयार हुआ पीस बाहर निकालकर बेंच पर पटक कर रखा और नया पीस मशीन की वाइस में कस दिया। नया पीस तैयार करते हुए तरसेम की सोचों में बदलों का छाना आ गया, जो तरसेम के गांव वाले घर के सामने कटे हुए दरख्त की जड़ पर आ बैठता था और अंदर वाले घर से गली पार करके बाहर वाले घर जाती तरसेम की बहन को घूरता रहता था। 8वीं जमात में पढ़ते तरसेम के हम उम्र जब छाने या पद्दल का नाम लेते तो तरसेम को लगता जैसे वो तरसेम को ही सुनाकर कह रहे हों। उन दिनों तरसेम घर के बाहरी दरवाजे पर जरा भी भरोसा न करता। जब भी थोड़ा सा खुलता वो तुरंत उसे बंद कर देता। तरसेम को लगा जैसे मशीन की छाँ छाँ की आवाज़
छाना छाना कह रही हो। यदि वो किसी अच्छे मूड में होता तो मशीन की यही आवाज़ उसे किसी गीत की धुन लगती और उसके साथ साथ वो भी गुनगुनाने लगता। इस तरह गुनगुनाते हुए वो मशीन को हाथ से फीड देता हुआ उसके साथ एक मेक हो जाता और उसे समय बीतने का ख्याल ही न रहता। ऐसा करते करते उसको मशीन की ऑटोमेटिक फीड के होते हुए भी हाथ से फीड देने की आदत पड़ गई थी। मगर आज मशीन की इस आवाज़ में से छाना छाना निकलता महसूस करके तरसेम के अंतर्मन में आग सी मच गई और वो एक झटके से मशीन को फीड दे बैठा। बहन का गाली देते हुए तरसेम ने आसपास देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर उस पीस की तरफ देखा जिसमें इंड मिल गड़ने के कारण निशान पड़ गया था। उसने उस पीस को मशीन से बाहर निकाला और उसकी तरफ देखता रहा। उसने सोचा कि इसे स्क्रैप बिन में फेंक दे। फिर उसने सोचा कि क्या मालूम रेती से रगड़ने पर निशान ठीक हो जाए, लेकिन निशान गहरा था। उसे लगा कि यह निशान इस तरह मिटने वाला नहीं। फिर भी उसने इस पीस को स्क्रैप बिन में नहीं फेंका। उसने सोचा ये कभी किसी दूसरे जॉब में काम आ जाएगा। ये सोच उसने इसे अपने बेंच के नीचे एक कोने में फेंक दिया, जहाँ इस तरह के खराब हुए कई पीस सालों से बिन छुए पड़े थे। तरसेम के दिमाग में जीत मामा की कही बात उभर आई कि गांठों को सारी उम्र साथ साथ मत उठाए फिरो, अंदर के कोढ़ को उठाकर बाहर फेंको। बहन के मामे। बड़बड़ा कर तरसेम ने नया पीस मशीन में फिट कर दिया और मशीन को ऑटोमेटिक फीड देकर एक तरफ होकर खड़ा हो गया। छाना फिर उसके दिमाग में घूमने लगा, लेकिन इस बार पहले वाला छाना नहीं था, बल्कि पिछली बार जब वो साल भर पहले इंडिया गया था तब वाला छाना उसकी आंखों के आगे था। जब वो गली में से गुजर रहा था तो छाना उसको बाँह से पकड़कर अपने घर ले गया था और फिर चाय पिलाते हुए अपनी बेटी की तरफ इशारा करते हुए बोला था, तरसेम सिंह, ये अपनी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, उधर कनाडा में देखना अगर कोई जुगाड़ बनता हो तो ख्याल रखना। हाँ, लड़की तो तुम्हारी सच में कनाडा जाने वाली है, तरसेम ने कहा था। जब वो छाना के घर से वापस लौटा तो उसके अंदर एक अजीब किस्म का सुकून था। फिर उसने कई बार अपने ख्यालों में छाने की बेटी को नैनी के तौर पर कनाडा मंगवाकर एक बेसमेंट में रखैल बनाकर रखा। छाना की बेटी के साथ रासलीला के बारे में सोचकर तरसेम सरूर में आ जाता। उसके अंदर एक अलग किस्म का नशा छा जाता। मगर आज मशीन पर खड़े तरसेम के ख्याल जब छाना से होते हुए उसकी बेटी तक पहुँचे तो उसके अंगों में कोई हरकत ना हुई और अगले पल उसे अपनी बेटी गुरनीत का चेहरा दिखाई दिया। वो तरसेम को जवान हो गई लगी। तरसेम ने अपने सिर को झटका और पानी की बोतल में से घूंट भरा। उल्टी सीधी बातें सोचकर आज कोई यूं ही एक्सीडेंट ना करवा बैठना, ये ख्याल आते ही तरसेम ने मशीन बंद कर दी और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। फिर उसने सोचा कि क्यों ना लीड हैंड होने का लाभ उठाए और फिर उसने नए आए मटेरियल और टूलों की देख रेख में अपने आप को उलझा लिया। लंच ब्रेक के समय भी वो लंच रूम में नहीं गया। वो अपने सहकर्मियों से बच रहा था कि वे कहीं रात वाली खबर का जिक्र न कर बैठें। सवेरे जब वो काम पर पहुंचा था तभी ब्रायन ने जिक्र छेड़ दिया था। ब्रायन को मानो मुश्किल से समय मिला था अपनी दलीलों को सच साबित करने के लिए। तरसेम और ब्रायन बहुत बार अरेंज्ड मैरिज पर बहस कर चुके थे। ब्रायन के अरेंज्ड मैरिज के खिलाफ दलीलों के जवाब जब तरसेम के पास ख़त्म हो जाते तो वो बात ख़त्म करते हुए कहता, अच्छा बता, तलाक अरेंज मैरिज वाले हमारे लोगों के ज़्यादा होते हैं या तुम्हारे प्रेम विवाह वालों के? और आज जब ब्रायन ने तरसेम के काम पर पहुंचते ही खबर वाली बात शुरू कर दी तो तरसेम ने जल्दी जल्दी उसकी दो एक बातों का जवाब देकर पीठ घुमा ली। आज दिन भर ऐसी ही बातें होंगी, सोचकर तरसेम की आंखें सुलगने लगीं। उसका मन हुआ कि घर वापस चला जाए, पर अगले ही पल उसने इस ख्याल को झटक दिया, करते रहे बातें, दिहाड़ी क्यों ख़राब करनी है। ये सोचकर वो वॉशरूम में घुस गया। उसने अपनी आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारे और मशीन शॉप में जाकर घड़ी में 8 बजने से 4 मिनट पहले ही एयर कंप्रेशर चला दिया, जिसके चलने की आवाज़ का मतलब था कि बातों का समय समाप्त। उसके सहकर्मियों ने उसकी तरफ घूर कर देखा, पर उसने किसी की परवाह किए बगैर अपनी मिलिंग मशीन चला दी। लेकिन काम पर से घर वापस लौटते समय पंजाबी रेडियो पर फिर उसी खबर की चर्चा चल रही थी। रेडियो उद्घोषक बोल रहा था, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम कनाडा जैसे बड़े देश में रहते हुए भी अपनी संकीर्ण सोचों से पीछा नहीं छुड़ा सके। खैर, नेक्स्ट कॉलर प्लीज़।
अगला वक्ता बोलने लगा, जनाब बात ऐसी है कि हमने इस देश में आकर कमाई तो बहुत कर ली, पर बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे सके। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वे तो यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करेंगे ही। जब हमारी बच्चियाँ छोटी थीं हमने उन्हें इंडिया भेज दिया। मेरी पत्नी वहीं रही। गर्मियों की छुट्टियों में इधर आ जाते। बेटियाँ बड़ी होकर आईं इधर। अपने कल्चर के बारे में जानती हैं वो। कुर्बानी तो करनी पड़ती है जी। रेडियो उद्घोषक बोला, मेहरबानी जी, कल्चर एक जगह खड़ा नहीं रहता। इंडिया में भी अब वो कल्चर नहीं रहा जो आप वहाँ छोड़ आए थे। बच्चों द्वारा अपनी इच्छानुसार जीवन साथी चुनने से कल्चर में विकास हुआ, विनाश नहीं। तरसेम ये सब सुनता जब घर पहुँचा तो जाते ही टॉयलेट सीट पर जा बैठा। उसके दिमाग में रेडियो वाले वक्ता की बात घूमने लगी, जो बच्चों के पालन पोषण के लिए उन्हें इंडिया भेजने की बात कर रहा था। इसी तरह एक दिन मनदीप ने कहा था, जिस दिन वो सुनकर आई थी कि किसी की कुंवारी लड़की बिना विवाह करवाए अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी थी, उस दिन तरसेम कुछ देर सोचता रहा था। फिर बोला था, माँ बाप दोनों ही चाहिए होते हैं बच्चों को। जब वे बड़े हो रहे होते हैं तो यूं ही बातें किया करते हैं रेडियो पर, और फिर इंडिया में कौन सा सारे स्लग ही निकलते हैं। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें ज़्यादा चिंता सताती रहती है जब किसी की बेटी बहन को लेकर बात सुनते हो। कुछ देर बाद वो फिर बोली थी, पता नहीं क्या होगा, ऐसा दिन न दिखाना है रब्बा किसी को। टॉयलेट सीट पर बैठे तरसेम ने भी पता नहीं क्या होगा सोचकर अपने हाथ ऊपर की ओर उठाए। वो मुंह में ही बोला, रक्षा करना रब्बा। रात भी वो यूं ही बोला था जब उसने टीवी पर 11 बजे वाले समाचार में ये समाचार सुना था। फिर सारी रात करवटें बदलते बिताई थीं। जब भी आंखें बंद करता उसको समाचार वाले माँ बाप अपने और गुरनीत में बदलते महसूस होते और वो डर कर झट आंखें खोल देता। ऐसी रात के बाद जब सवेरे उठकर तरसेम काम पर पहुंचा तो ब्रायन मानो उसी का इंतज़ार कर रहा था। उसने तरसेम से कहा था, टैरी, ये जो तेरे कंट्रीमैन ने अपने बेटी का कत्ल किया है, तो इसके बारे में क्या सोचता है? मुझे क्या सोचना है, कहकर तरसेम चुप हो गया। वो बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन ब्रायन आज बात को इतनी जल्दी ख़त्म नहीं कर देना चाहता था। उसने कहा, मेरे विचार में ऐसे पिता को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तरसेम के दिमाग में खींच उठी। वो बोला, ब्रायन, ये हमारे कल्चर से जुड़ा मामला है, तू नहीं समझ सकता। ये कैसा कल्चर से जुड़ा मामला है जो बेटियों को कत्ल करने के लिए उकसाता है? बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे नैतिक मूल्य सिखाओ। जीवन साथी चुनने का हक बच्चे को होना चाहिए। उसने ही सारी उम्र अपने साथी के साथ व्यतीत करनी है। यदि बच्चा ये अपना बुनियादी हक मांगता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कत्ल कर दो, ब्रायन बोला। और वो भेड़ मरवाता अगर कत्ल ना करता? तरसेम के दिल में आया कि कहे, पर उसने कहा, कौन सा बाप अपनी बेटी का कत्ल करना चाहता है? फिर ब्रायन ने प्रश्न सूचक नज़रों से तरसेम की तरफ देखा। तू नहीं समझेगा, कहकर तरसेम उसके पास से दूर हो गया। भेड़ के बात को समझे बिना ही लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। कहा तो है कि तुम्हारा अपना कल्चर है और हमारा अपना, तरसेम ने मन ही मन सोचा। ब्रायन की ये बातें तरसेम के दिमाग में खलबली मचाने लगीं। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, जो कि तुम्हारा फ़र्ज़ है। तरसेम को लगा मानो ये बातें ब्रायन नहीं बल्कि जीत मामा कह रहा हो, पर अगले ही पल उसके दिमाग में रेडियो के किसी वक्ता की बात गूंजी जो उसने आज टॉक शो में सुनी थी। टॉक शो में कोई बोल रहा था, भाई साहब, अब सारे गोरों के अखबार और रेडियो उस आदमी को बुरा कहते हैं। बेगाने घर में लगी आग एक तमाशा होती है। आदमी ने 4 भाई बंदों में बैठना उठना भी होता है। कौन सा पंजाबी आदमी है जो किसी गोरे को दामाद बनाने को तैयार होगा? जब गंदी औलाद कहना ना माने तो आदमी क्या करेगा, हैं जी? शुक्रिया जी, ये आपका ख्याल है। कहना ना मानने पर औलाद का कत्ल कर दें? बोलने वाले वक्ता को बीच में ही रोककर रेडियो उद्घोषक ने कहा था। उद्घोषक की ये बात याद आते ही तरसेम को लगा जैसे जीत मामा कह रहा हो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, जो आदमी का फ़र्ज़ है। उन्हें अपनी इज्जत का मसला न बनाओ। लेकिन अगले ही पल रेडियो वक्ता की आवाज़ फिर उसके अंदर से उठी। तरसेम ने सोचा, आदमी को सोसाइटी में उठना बैठना भी तो होता है। अगर 4 लोगों में कोई कह दे कि फलां की बेटी गोरे के साथ भाग गई तो क्या रह जाता है बंदे का? क्या करे आदमी? सोचते हुए तरसेम ने अनुभव किया कि उसका सिर फटा जा रहा था। उसने बेबसी के साथ आईने की तरफ देखा, पर आईना उसको खाली खाली सा लगा। बहन के, तू ही कुछ बोल।
तरसेम बुदबुदाया। अभी आप सुन रहे थे हरप्रीत सेखा जी की लिखी हुई एक उम्दा कहानी, तू ही कुछ बोल। दो संस्कृतियों के बीच फंसा परिवार ना तो पुरानी संस्कृति छोड़ पा रहा है और ना ही नई को अडॉप्ट कर पा रहा है। आपको कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।